गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस कनेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज जो सेंटेंस कनेक्टर का जो पार्ट लिया है वो एक नया पैटर्न है, उसको अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स एंड 5 कनेक्टर्स आर गिवन। मतलब क्या किया गया, हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स एंड 5 कनेक्टर्स क्या है दिए गए हैं। ओनली वन ऑफ द कनेक्टर्स फ्रॉम दोज गिवन कैन बी यूज टू कंबाइन द गिवन 2 स्टेटमेंट्स इनटू वन सेंटेंस। मतलब क्या करना है कि उन जो आपके क्या है कनेक्टर्स में से केवल एक है जो क्या करेगा, कंबाइन करने के काम आएगा एक सेंटेंस में। दोनों जो स्टेटमेंट्स है उनको एक सेंटेंस में कंबाइन करने के काम आएगा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग को चेंज करते हुए। अब यहाँ स्टार्टर वगैरह की फॉर्म में उसने नहीं बोला, कनेक्टर की फॉर्म में बोला है। तो ये कनेक्टर आपका बीच में भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है, वो अपने देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। चूज दैट कनेक्टर एज योर आंसर। उस कनेक्टर को आपको किसकी तरह यूज करना है, एक अपने आंसर की तरह चूज करना है उस कनेक्टर को। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो यहाँ से अपने देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकंड को देख लेते हैं अपने एक बार थोड़ा सा इसको कि क्या करना है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बाद में उसके ए बी सी डी ई में नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो ए बी सी डी जो आपके क्या है कनेक्टर दिए गए हैं। तो इन कनेक्टर का आपको वर्किंग पता होनी चाहिए कि कौन से कनेक्टर की क्या वर्किंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है। और दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़कर देखना है कि वो स्टेटमेंट दोनों बात क्या कर रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो उनका रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्टर यूज करना है। समझ में आई चीज़? तो मीनिंग लेना है आपको डायरेक्ट उसका, और मीनिंग के फॉर्म में डायरेक्ट आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्कूल हैज़ द बेस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टाउन। मतलब टाउन के अंदर, कस्बे में स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शोध वगैरह टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल सही है। द स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एजुकेशन। स्टूडेंट्स क्या है, एजुकेशन परस्यू करने में, वहाँ से एजुकेशन को कंप्लीट करने में, वहाँ से एजुकेशन लेने में क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब क्या निकला, सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है और स्टूडेंट क्या नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन लेना नहीं चाहते। शुरू करते ऑइंग टू का मतलब होता है कि कारण, किसी चीज़ के कारण। मतलब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, इसलिए स्टूडेंट क्या नहीं करना चाहते। आप मीनिंग लो, डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में मीनिंग लो, इंग्लिश में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए जी, अपनी लैंग्वेज में मीनिंग लेना है आपको कि जो स्कूल है वो क्या है, उसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ओविंग टू द स्कूल हैज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अगर सेंटेंस बनाए तो कि स्कूल के पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए इस चीज़ के कारण स्टूडेंट क्या नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, गलत हो गया ना, गलत बात होगी। या फिर स्टूडेंट क्या, अगर बैक इसका मान लीजिए सेकंड को फर्स्ट बनाकर अपने यहाँ पे कनेक्ट करें तो कि स्टूडेंट्स क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा क्या, ये भी गलत हो गया। हैंस इस प्रकार, हैंस का मतलब इस प्रकार होता है, मतलब कंक्लूजन की फॉर्म में होता है। जैसे अपने बात करें कि वहाँ पे ये चीज़ें थी, ठीक है, इस तरीके से उसको हैंडल करना था, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, इस प्रकार हमने इस चीज़ को, उस सिचुएशन को कंप्लीट को क्या किया, हैंडल किया। मतलब हमने पहले क्या किया, अरेंजमेंट्स किए, फिर हमने टारगेट तैयार किए, छोटे छोटे गोल बनाए, इस प्रकार हमने क्या किया, सिचुएशन को हैंडल किया। हैंस वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ये बात है, वो हैंस होता है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, स्कूल के पास इन बहुत अच्छा, अपने ऐसे बोलेंगे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट बोलो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनवायरनमेंट बोलो चाहे, स्कूल के पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इस प्रकार स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है। तो कंक्लूजन की फॉर्म में इंटरेस्टेड होने चाहिए थे, नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। और दूसरे को देखेंगे, स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, इस प्रकार स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्टेड नहीं है, इसके कंक्लूजन थोड़ी होगा, गलत हो गया। बिकॉज ऑफ के कारण बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही क्या हो गया, सेम ही मीनिंग हो गया पहले वाले जैसा ही, कि स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना, इसके कारण स्टूडेंट वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, अट्रैक्टिव होगा तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होने चाहिए, ना होने का तो कारण बनता नहीं है। हाउ एवर यूज़ करें, फिर भी मतलब कॉन्ट्रेरी को बताता, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी को, कि स्कूल के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है।
मतलब स्कूल के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, कॉन्ट्रेरी उन्हें इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो फिर भी वो क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। तो डी ऑप्शन है यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेरी को बता रहा है। समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जल्दी जल्दी इसको साथ साथ सोल्व करते रहा करो, लाइव चैट में आप सोल्व किया करो इसको, जो लाइव चैट होती है उसके अंदर आपको क्या करना है, आंसर बताना है। और एक काम और किया करो, जो अपनी प्रीमियर की क्लास होती है उसमें जो लाइव चैट होती है उसमें आप आंसर के साथ में सॉल्यूशन और बताया करो कि सर ये सॉल्यूशन है और किस तरीके से क्यों हुआ, ये रीज़न क्यों हुआ कि ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, सी ऑप्शन क्यों हुआ, डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से आपको क्या करना, आंसर देना है कि जो ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है वो क्यों है, रीज़न देना है, सॉल्यूशन बताना है, और दूसरे जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है। इस तरीके से आप बताओगे, एनालिसिस की फॉर्म में अगर पूरा सोचोगे और इस तरीके से आप अगर सॉल्यूशन देना, एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया तो आपका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना काम मतलब एक्सप्लेनेशन देना आने लग गया तो ठीक है। सेकंड में चलते हैं अपने। आई डिडेंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डेप्थ, मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता था, मतलब गहराई में नहीं जाना चाहता ऑफ द मैटर, किसकी, मैटर की, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी मतलब कॉस्ट पे, मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए, मैं मैटर के अंदर घुसना ही नहीं चाहता था, जो इशू चल रहा था उसके अंदर मैं घुसना ही नहीं चाहता था। ये बात इस बंदे ने बोली है। सेकंड बोला है, सेकंड में आई टुक द बुक, मैंने बुक ली फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ जो बनी होती है अलमारी वगैरह के ऊपर जो बना होता है, ठीक है, सेल्फ से, एंड स्टार्टेड रीडिंग विद ग्रेट अटेंशन, और स्टार्ट कर दिया रीड करना बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ। दो बातें पढ़ो, दोनों बातें पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। पहली बात क्या है, मैं मैटर में घुसना नहीं चाहता, जो मैटर वहाँ पे चल रहा था उसमें घुसना नहीं चाहता था, और मैंने बुक उठाई और उसके अंदर मैं अटेंशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो शुरू हो जाओ। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब देखते हैं अपने यहाँ पे यूज़ करें। मैं बुक में सॉरी मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था, तो उसके बजाय मैंने क्या किया, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्ट मीनिंग लो, बुक पढ़ना स्टार्ट किया, सेल्फ से उठाया वगैरह ऐसे मत पढ़ो। डायरेक्ट जो रियल बात है कि मैंने सेल्फ से बुक को उठाया फिर पढ़ना स्टार्ट किया, डायरेक्ट बोल दो कि बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया अटेंशन के साथ। तो मैं क्या नहीं करना चाहता था, मैटर में नहीं घुसना चाहता था, तो उसके बजाय मैंने क्या किया, बुक पढ़ना, मैटर में ना घुसने के बजाय मैंने क्या कर दिया, आई डिडेंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द मैटर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इंस्टेड आई टुक द बुक फ्रॉम द सेल्फ एंड स्टार्टेड रीडिंग विद ग्रेट अटेंशन, बन गया सेंटेंस आपका कंप्लीट, ठीक है। इंस्टेड बीच में यूज हुआ है कि मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था, तो घुसने के बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पे बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था, तो उसके बजाय मैंने क्या कर दिया, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे यहाँ पे। बी में देख, इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, बिल्कुल अपोजिट वे में। तो मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था, तो उसके अपोजिट मैंने क्या किया, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बताओ बिल्कुल अपोजिट बात है क्या वो, बुक पढ़ना अपोजिट बात है क्या, कि मैटर में नहीं घुसना चाहता और बुक पढ़ना दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, कि मैटर में घुसने का अपोज कर रहा है बुक पढ़ना, तो बुक पढ़ना मैटर का अपोज थोड़ी कर रहा है। मतलब यहाँ से अपना क्या हो गया, मीनिंग गलत हो गया, कि बुक पढ़ने का अपोजिट मैटर का, मैटर में ना घुसने का अपोजिट थोड़ी है बुक पढ़ना, तो वो तो अलग अलग दोनों टास्क हो गए ना, तो कॉन्ट्रास्ट तो दोनों में है ही नहीं, अलग अलग है। इंस्टेड आपका अलग अलग के लिए यूज होता है। इंस्पाइट ऑफ भी नहीं होगा यहाँ पे। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या, मैटर में नहीं घुसना चाहिए, उसके बावजूद मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो कॉन्ट्रेरी रिलेशन में चली जाती है, एक दूसरे के साथ रिलेटिव फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंस्टेड बात करता है बिल्कुल अलग बात, दूसरी बात, मतलब मैं ये करने गया था, उसके बजाय मैंने ऐसे कर दिया, तो उसके बजाय मैंने ऐसे कर दिया, हाँ ठीक है, वो नहीं किया, दूसरा चीज़ कर दी, कोई क्या दिक्कत है। तो और इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, वो करने गया था फिर भी मैंने उसके बावजूद मैंने ऐसे किया, मतलब वो करने तो वो गया था चीज़ और कर कुछ दूसरी चीज़ दी वहाँ पे, तो मतलब क्या है, करनी वो चाहिए थी, फिर भी मैंने जानबूझकर वो की, मतलब अपोजिट किया, तो वो क्या है, कॉन्ट्रेरी की फॉर्म में बात करता है, तो रिलेशन की फॉर्म में बात करता है, डिपेंडेंट फॉर्म में, और ये इंडिपेंडेंट होता है। इंस्टेड का मतलब वो करने गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, मैंने उसकी जगह वो कर दी, वो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी कि वो काम मैंने सोचा ज़्यादा जरूरी है तो वो कर दिया। तो एक दूसरे के साथ वो कोई रिलेशन नहीं है कि वो काम होने पर वो काम नहीं हो सकता था, उस तरीके से कोई एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर रहे, वो कंपल्सन नहीं, वहाँ पे क्या नहीं कर रहे, पुट नहीं कर रहे। समझ में आ रही है आप लोगों को? इंस्टेड का मतलब ये होता है। इन कॉन्ट्रास्ट तो मतलब अपोजिट बात करें, तो अपोजिट कोई रिलेशन है नहीं। ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड की बात करें तो मैं क्या नहीं चाहता था, मैटर में नहीं घुसना चाहता, और दूसरी तरफ मैं बुक पढ़ने लग गया। बोलना क्या चाहता है,
मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था और दूसरी तरफ ऑन द अदर एंड का मतलब दूसरी तरफ मैं बुक पढ़ने लग गया था। खुद से बोल कर देखो, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा कि मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था और दूसरी तरफ मैं बुक पढ़ने लग गया। अरे मैटर में नहीं घुसना चाहता था इसीलिए तो बुक पढ़ने लग गया था, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो। तो इसका मतलब सी भी यहाँ पे गलत हो जाए, बी भी अपना गलत और सी भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। हाउ एवर, मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था फिर भी मैं बुक पढ़ने लग गया। मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था फिर भी मैं बुक पढ़ने लग गया, कोई मीनिंग नहीं आया ना। ऐसे बोलता ना कि मैं बुक नहीं पढ़ना चाहता था, मन नहीं था मेरा बुक पढ़ने का, फिर भी मैं बुक पढ़ने लग गया, तो आपका सही था। तो ये कॉन्ट्रेरी को नहीं डिफाइन कर रहा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑलरेडी है इसलिए नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। अगर कोई नहीं होता तो आपका नन ऑफ द अबव होता, तो इंस्टेड वाला आपका सही हो जाता। और अगर यहाँ पे होता इसलिए इसलिए मैं बुक मैटर में नहीं घुसना चाहता था, इसलिए खुद को डाइवर्ट करने के लिए मैं बुक पढ़ने लग गया था, तो वहाँ पे होता तो वो आपका ज़्यादा बेटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, तो इंस्टेड बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या है सही है। मैं मैटर में नहीं घुसना चाहता था तो उसके बजाय मैंने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वन में अपनी बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। तो स्टार्ट को आप साथ साथ सोल्व करना और आंसर दो मुझे जल्दी से जल्दी लाइव चैट के अंदर, जो आपकी लाइव चैट चलती है प्रीमियर के अंदर जो चल रही है अभी, ठीक है, उसके अंदर मुझे जल्दी जल्दी आंसर दो और विद सॉल्यूशन और विद एक्सप्लेनेशन मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे शुरू करता हूँ, मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देता हूँ, आप सोल्व करते रहो साथ साथ। इसलिए ना एक काम किया करो आप लोग, जब ये क्लासेस आपका लाइव प्रीमियर जब चलता है उस टाइम पे आप आंसर देने की कोशिश किया करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। और जैसे लाइव प्रीमियर एंड हो जाए तो उसके बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिल जाएगी, हर वीडियो मिल जाती है। उसके बाद में आप दोबारा से कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए उस वीडियो को देखा करो और फिर कंपैरिजन किया करो कि मैंने किस तरह मतलब मैंने मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ। आप क्या करो कि मैंने किस तरह से सोल्व किया और सर ने किस तरह से सोल्व करवाया, उन दोनों को कंपैरिजन किया करो और टेक्निक को कैच करने की कोशिश किया करो कि मैं उन सर की टेक्निक के कितना करीब था या थी, सर की टेक्निक कितना करीब था या थी। उस चीज़ को आप क्या करो और उस जो गैप है ना अपने बीच के अंदर, अपने सोचने का जो गैप है, अपनी सोच में जो गैप है, उस गैप को क्या करो आप नैरो करते हुए ख़त्म करो, तो आपका लेवल शानदार वाला लेवल बन जाएगा। समझ में आई चीज़, आपको सारी चीज़ें समझ में आने, सेंस चमक जाएगा और सब कुछ आपके माइंड में अपने आप चीज़ें कि आप बोलते हो सर आप कैसे सोल्व कर लेते हो चीज़ों को, आपको कैसे पता लग जाता है, तो आपको भी पता लगने लग जाएगा। इस तरीके से आप करोगे। ये तरीका होता है करने का कि खुद से सोल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन के साथ खुद का कंपैरिजन करें कि मैंने कैसे सोल्व किया और सर ने कैसे सोल्व करवाया, दोनों को क्या करो आपस में कंपेयर करो। हो सकता है आपका लेवल मेरे से भी हाई चला जाए, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी आप जा सकते हो अगर आपके क्या है सोच बहुत ज़्यादा वास्ट, आपका माइंड ज़्यादा ओपन हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते, कोई ज़रूरी नहीं होता, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना डेवलप होता है। समझ में आ रही चीज़। तो थर्ड में चलते हैं। द मॉनसून हैज़ बीन वेरी लेट, हैज़ बीन वेरी लेट, बी लेट होना मतलब मॉनसून क्या है, लेट हो चुका है। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ना, हैज़ बीन हो चुका है, लेट हो चुका है, लेट बन चुका है मतलब लेट हो चुका है, ठीक है। बी लेट पढ़ा, हैज़ का इम्पैक्ट डज हैव, तो हैव का इम्पैक्ट लगकर क्या बन गया, बीन बन गया। इस तरीके से मेरे माइंड में तो पिक्चर चलती है सारी की सारी, मुझे ना सारी चीज़ें टूटती हुई दिखती है। जैसे मैं हैज़ को पढ़ता हूँ तो मुझे डज हैव दिखाई देता है, जैसे मैं बीन को पढ़ता हूँ तो मुझे बीन किस गए, बीननी नहीं दिखाई देती, बीन किस गए मुझे बी दिखाई देता है। समझ आ चीज़, बीन किस गए बीननी नहीं दिखाई देती। समझ में आ रही है आप लोगों के, मुझे बीन किस गए बी दिखाई देता है और फिर दिखाई देता है कि हैव के कारण क्या बना है आपका बी, बीन बना है। तो समझ में आई ना चीज़, बीन कैसे बनता है, बीन अपने आप नहीं बनता, उस बेचारे बीन को तो बीन बनाया जाता है, किसी बंदे को बेचारे को क्या किया जाता है, बीन बनाया जाता है, वो अपने आप बीन नहीं बनता। तो यहाँ पे हैज़ जो परफेक्शन का एलिमेंट है उसने उसको क्या कर दिया, बीन बना दिया। तो मॉनसून हैज़ बीन हो चुका है, वेरी लेट हो चुका है दिस ईयर, इस साल, एंड इट हैज़ ओनली स्टार्टेड रैनिंग नाउ, और इसने अभी स्टार्ट किया है क्या करना, रैनिंग, स्टार्टेड रैनिंग, बारिश की जो एक्टिविटी है उसने स्टार्ट किया, मतलब अभी बारिश होनी स्टार्ट हुई है। मतलब इस बार जो मॉनसून है वो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है और अभी इसने बारिश स्टार्ट हुई है। इट हैज़ ओनली स्टार्टेड, अभी स्टार्ट हुई है क्या आपकी बारिश स्टार्ट हुई है, ठीक है। The farmers are demanding compensation from the government for their revenue loss. फार्मर्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आपको तो क्या करना है, दोनों कनेक्ट करना है, एरर को ध्यान मत रखना, यहाँ पे ओनली आपको मीनिंग लेना है। समझ में आ रही है ना आप लोगों की बात, यहाँ पे आपको एरर पे फोकस नहीं करना, यहाँ पे आपको मीनिंग लेते हुए कनेक्शन की फॉर्म में फोकस करना, उनको कनेक्ट करना। समझ में आ रही है, तो मीनिंग लो, ईजी है ये वाला पैटर्न, एरर नहीं फाइंड आउट करनी यहाँ पे। तो
फार्मर्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से किस चीज़ की, कि जो उनको घाटा लगा है उसकी क्या करो, कॉम्पनसेशन दो, हमें क्षतिपूर्ति दो, ये बात उन्होंने बोली है। तो एक बात है मॉनसून लेट हुआ है, बारिश अभी स्टार्ट हुई, मतलब मॉनसून लेट हुआ है। आप ऐसे बात बोलो कि मॉनसून लेट हुआ है और किसान डिमांड कर रहे हैं कि इसकी कॉम्पनसेशन की गवर्नमेंट से, कि हमें क्षतिपूर्ति दो। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। तो मॉनसून लेट हुआ है फिर भी किसान डिमांड कर रहे हैं, मतलब मॉनसून लेट हुआ है फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं। अरे मॉनसून लेट हुआ है तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी फसल खराब हो गई, फिर भी क्यों यूज़ कर रहे हो, अपोजिट कॉन्ट्रेरी क्यों यूज़ कर रहे हो आप लोग। फिर भी तो तब होता ना कि मॉनसून टाइम पे आ गया फिर भी किसान डिमांड कर रहे हैं कॉम्पनसेशन की, तो ये तो भाई गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दो, हालांकि मानसून लेट हो गया फिर भी किसान डिमांड कर रहे हैं, तो हालांकि भी फिर भी कितना कॉन्ट्रेरी देता है ना, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी, कि मतलब मानसून लेट हुआ तो उन्हें डिमांड नहीं करनी। अरे मानसून लेट हुआ है तभी तो डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज है ये, समझ में आई चीज़, मानसून लेट हुआ है तभी तो डिमांड करें, नहीं तो क्यों डिमांड करते, समझ में आ रही है चीज़। तो इसका मतलब बी भी अपना क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। वर्किंग आपको आनी चाहिए, दो की वर्किंग क्या, नेवरदलेस की वर्किंग क्या है, वो अपोजिट कॉन्ट्रेरी को बताता है। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, किसी चीज़ के कारण, कि मॉनसून लेट होने के कारण किसान डिमांड करें कॉम्पनसेशन की, बिल्कुल सही है, वो उसका रीज़न है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे तो कैसे बनेंगे, ओविंग टू द मॉनसून लेट एंड, ऐसे बोल सकते हो आप, ओविंग टू द मॉनसून एंड द रेन आर लेट, समझ में, आर लेट। ओविंग टू, इस बात को क्या करते हुए, ओविंग करते हुए, या पूरे सेंटेंस को लिख दो ओविंग टू के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात के कारण क्या हुआ है, किसान डिमांड कर रहे हैं। यट की बात करें, अभी भी मॉनसून लेट हुआ है फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं। तो अभी भी लेट हुआ है फिर भी डिमांड कर, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, मॉनसून लेट हुआ है, और यट को अगर अपने फार्मर्स के साथ में लगाएं तो वहाँ पे अपने क्या होगा, फार्मर्स के साथ लगाते ही क्या होगा कि मॉनसून लेट हुआ है, फार्मर्स अभी भी डिमांड करें, तो अभी भी डिमांड तो करेंगे जब तक उनको पैसा नहीं मिल जाएगा, जब उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिल जाएगा तब तक वो डिमांड करेंगे। इसका मतलब डी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सी ऑप्शन अपने पास ऑलरेडी है, वो तो वर्क करता है ऑप्शन पे जाकर। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे इसने बोला है द टीम प्लेड इट्स हार्ट आउट इन द मैच। हार्ट आउट का मतलब दिल बाहर निकाल देना, मतलब दिल खोल देना, मतलब दिल खोल कर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे दिल लगाकर कैसे, दिल खोल कर। द टीम प्ले किया इट्स हार्ट आउट इन द मैच, मतलब दिल खोल कर उन्होंने खेल खेला। समझ में आई चीज़। सेकंड में क्या बोला, द रिजल्ट हैड नथिंग, रिजल्ट के पास कुछ भी नहीं था, टू शो, क्या करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए, फॉर द एफर्ट्स जो कोशिश थी उसके लिए, पुट इनटू द मैच बाय देम, जो पुट की गई उनके द्वारा मैच में। तो पुट यहाँ पे क्या है, ईडी क्लोज है, किसका, एफर्ट्स का। एफर्ट्स जो किसके द्वारा, उनके द्वारा, उन प्लेयर्स के द्वारा, टीम के द्वारा क्या किया गया, पुट किया गया, उसको शो करने के लिए। रिजल्ट के पास कुछ नहीं था, इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ आपका, नेगेटिव रिजल्ट आया, मैच लॉस हो गया। टीम ने दिल खोलकर मैच खेला, मतलब दिल लगाकर मैच खेला, फिर भी टीम अपनी हार गई। तो डायरेक्ट मीनिंग मिल रहा है अपना फिर भी वाला, मतलब अपोजिट हो गया, नॉनदलेस। जब दिल लगाकर खेला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना चाहिए था, तो वो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट विनिंग का आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट के पास शो, उनके एफर्ट को शो करने के लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब क्या है, हार गए वो। इसका मतलब दिल लगाकर खेलने के बावजूद वो हार गए, कॉन्ट्रेरी, मतलब द टीम प्लेड इट्स हार्ट आउट इन द मैच, नॉनदलेस द रिजल्ट हैड नथिंग टू शो, बीच में लग जाएगा डायरेक्ट, मतलब टीम बहुत ज़्यादा अच्छे से खेली फिर भी वो मैच हार गए। बिल्कुल सही जा रहा है। सिंस का मतलब बात करें बिकॉज, और पॉइंट दो वर्किंग होती है। पॉइंट की तरह बात करें, टीम बहुत अच्छे से खेली, किस पॉइंट से, जब से रिजल्ट मतलब नेगेटिव आया था तब से लेकर, कुछ मतलब नहीं हुआ, रिजल्ट नेगेटिव आया कब से, जब से टीम अच्छे से खेली थी, कोई मीनिंग नहीं है। तो रीजन की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि टीम अच्छे से खेली थी इसलिए वो हार गए, गलत, रीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अच्छे से खेले थे, तो क्योंकि अच्छे से खेले थे रीजन दे रहे हो तो फिर तो जीतना चाहिए था, गलत, क्योंकि वो हार गए थे इसलिए अच्छे से खेले थे। तो दोनों साइड में कोई सेट नहीं हो रहा आपका सिंस वाला। एज भी क्योंकि की तरह ही बात करता है, रीजन की तरह, क्योंकि वो अच्छा खेले तो वो हार गए, गलत, क्योंकि वो हार गए इसलिए अच्छा खेले तो भी गलत, हारने के बाद क्या खेलेंगे भाई, समझ में आई चीज़।
बिकॉज भी सेम बात, ये भी अपना गलत हो गया, ऑप्शन टिक हो गया अपना ऑप्शन ए। क्योंकि वो अच्छा खेले इसलिए हार गए, गलत। क्योंकि हार गए इसलिए अच्छा खेले, गलत। हार गए उसके बाद तो खेलेंगे भी नहीं, वो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना यहाँ पे टिक होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड द फाइनल वन, नेक्स्ट एंड द फाइनल वन क्वेश्चन इज हेयर। नाउ स्टार्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो विद द आंसर। ऑप्शन की फॉर्म में आपको आंसर देना है। देख समझ में आ रही है आप लोगों को, ऑप्शन की फॉर्म में आंसर्स देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ को। यूटिलिटी एम्प्लॉयज शुड नॉट बी मैड टू रिजाइन, उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए रिजाइन करने के, बनाया नहीं जाना चाहिए। तो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उनको बनाओगे कैसे रिजाइन के लिए, मतलब उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। हेल्प मेक वाला सेंटेंस आता है ना आप लोगों को, देखो यहाँ पे हेल्प मेक में आप बोलोगे सर डायरेक्ट रिजाइन, शुड नॉट बी मैड रिजाइन, तो ये भी आपका सही हो सकता है, शुड नॉट बी मैड रिजाइन। और टू रिजाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ पर्पज जोड़ दे देता है, उन्हें मजबूर किया है, मजबूर करने का पर्पज क्या है, टू रिजाइन। और डायरेक्ट बोलते हैं उन्हें मजबूर ही किया है रिजाइन करने के लिए, रिजाइन करने के लिए मजबूर किया है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट रिजाइन आ जाएगा। अगर पर्पज और शो करना चाहते हो तो आप क्या करें, इन्फिनेटिव को यूज कर लो कि उन्हें मजबूर किया गया है, उस मजबूरी का पर्पज क्या था, मजबूर करने का, रिजाइन करना था। रिजाइन का मतलब जॉब इस्तीफा देना, जॉब छोड़ देना। तो यूटिलिटी एम्प्लॉयज शुड नॉट बी मैड टू रिजाइन, उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। फ्रॉम द कंपनी एट एनी कॉस्ट, किसी भी वे में, किसी भी हद पर, किसी भी लेवल पर, कुछ भी स्थिति हो जाए उस पर उन्हें क्या नहीं किया जाना चाहिए, रिजाइन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये बात बोली गई है। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, रनिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, द कंपनी इज बाउंड टू सफ़र, कंपनी क्या होती है, बाउंड होती है सफ़र करने के लिए, मतलब पीड़ित होने के लिए, मतलब उस चीज़ का घाटा खाने के लिए। किस चीज़ का, कि एम्प्लॉयज़ को अगर रिजाइन कर दिया तो बाउंड, बाउंड का मतलब मजबूर हो जाएगी, बंद फॉर्म में हो जाएगी, बंद फॉर्म में मतलब बात करें लिमिट फॉर्म में हो जाएगी, लिमिटेड फॉर्म में मतलब सीमा बंद हो जाना, ठीक है, उस तरीके से वो हो जाएगी कंपनी। ये बात उसने बोली। नेवरदलेस को यूज़ करें तो नेवरदलेस में अगर अपने यूज़ करें ए ऑप्शन को, तो उसने बोला है कि यूटिलिटी एम्प्लॉयज़ को मजबूर नहीं करना चाहिए रिजाइन करने के लिए, फिर भी कंपनी सफ़र होती है, फिर भी कंपनी सफ़र करेगी या सफ़र होती है। तो ये कोई मीनिंग नहीं आया, फिर भी कॉन्ट्रेरी तो है ही नहीं। उसके कारण ही अगर रिजाइन करवाते हैं, उसके कारण क्या होती है, कंपनी सफ़र करती है, कंपनी में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज, अदरवाइज को यूज़ करो, ए तो गया, अदरवाइज को यूज़ करो कि जो आपके यूटिलिटी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वरना कंपनी बाउंड हो जाएगी सफ़र करने के लिए। लॉन्ग रन में जाकर कंपनी बाउंड हो जाती है क्या करने के लिए, सफ़र। वरना कैसे, कि यूटिलिटी एम्प्लॉयज़ को मजबूर नहीं करना चाहिए रिजाइन के लिए, वरना अगर करते हो तो, वरना मतलब अगर करते हो तो कंपनी में गड़बड़ हो सकती है। ये बात इसने बोली है। तो बी वाला ऑप्शन तो भाई मुझे तो यहाँ पे सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो बता दो मुझे। सही सा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में बात करें सी में, इन एनी केस, किसी भी केस में, किसी भी केस में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, रिजाइन नहीं करवाना चाहिए, कंपनी सफ़र करेगी। कोई मीनिंग कनेक्शन नहीं ले रहा दोनों सेंटेंस का, कि किसी भी वे में, अगर अपने फर्स्ट वाले किसी भी वे में अपने बात करें, किसी भी वे में कंपनी सफ़र करेगी, यूटिलिटी एम्प्लॉयज़ को रिजाइन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये एक ही सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है, वर्क कर पा रहा है किसी भी केस में। और किसी भी केस में नहीं है, ओनली कौन से केस में, एम्प्लॉयज़ को रिजाइन करवाने वाले केस में। इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया, ओनली एक ही सेंटेंस पे बात कर रहा है। किसी भी केस में एम्प्लॉयज़ को क्या नहीं करना चाहिए, रिजाइन नहीं करवाना चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओनली उसी सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और अपने क्या करना है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है, दूसरे को खींच नहीं पा रहा। इंस्टीड का मतलब बजाय, उसकी जगह पे, किसी की जगह पे, यूटिलिटी एम्प्लॉयज़ को क्या नहीं करना चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए, और उसकी जगह कंपनी सफ़र करती है, उसकी जगह मतलब उसकी जगह कंपनी सफ़र करती है। कोई मीनिंग नहीं है, उनको मजबूर नहीं करना चाहिए, उसकी जगह कंपनी सफ़र करती है, कोई मीनिंग ही नहीं ले पा रहा। इसका मतलब क्या है, डी भी अपना गलत हो गया। बार बार आप पढ़ो, माइंड के अंदर जोर जोर से बार बार माइंड के अंदर पढ़ना है आपको, तो अपने आप पता लग जाए। थोड़ी देर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाए मीनिंग आ रहा है क्या या नहीं आ रहा। थोड़े टाइम तक ये प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, फिक्स होने लग जाएगा, और एक बार पढ़ते ही माइंड में आने लग जाएगा प्रैक्टिस से। तो ऑप्शन अपना बी तो यहाँ पे है, तो ई की तो ज़रूरत नहीं है, ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना बन जाता है, कौन सा ऑप्शन है, बी अदरवाइज वाला। तो ये पैटर्न भी क्या है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है। अगर एग्जाम की फॉर्म में अपने यहाँ पे बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न ये आपका
बन जाता है। समझ में आई आप लोगों की चीज़? तो पैटर्न को क्या कर लेना, रिवाइज कर देना। अब करना क्या है आप लोगों को, ये सॉल्यूशन हो चुका है आपका, यहाँ पे मैंने भी करवा दिया। अब ये प्रीमियर भी अब अपना क्या है एंड हो जाएगा। उसके बाद में अपनी जो क्या होगी, इस ये जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोबारा से इस वीडियो को क्या करना है, रीवॉच करना है। और ये काम आपको हमेशा करना है हर वीडियो के साथ। लाइव प्रीमियर के बाद में चाहे एडिटोरियल हो, चाहे वोकेब हो, चाहे वोकेब तो कोई ना वहाँ पे याद हो जाती है आपके, ठीक है, फिर भी आप रिवाइज कर लो तो ज़्यादा याद हो जाएगी। लेकिन एडिटोरियल और जो ये पैटर्न वगैरह आपके होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको आपको रिवाइज जरूर करना है। एडिटोरियल में तो क्या होता है, आपको साथ साथ खुद से आप क्या करते हो, चीज़ों को ढूंढते हो। तो आप खुद की वर्किंग यूज़ करते हो कि किस तरह से मैं चीज़ों को ढूंढूं। और जब रिवाइज करोगे तो जिस तरीके से आपने ढूंढा था उन चीज़ों को कि कहाँ पे किस चीज़ की क्या वर्किंग है, और फिर जो मैं बताऊंगा उन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस होगा। और 2 बार अगर आपने इस तरीके से अगर एडिटोरियल को, एक बार प्रीमियर के साथ, क्योंकि वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कि सर मेरी ये समझ में नहीं आया था, आप मुझे बता दो, ठीक है, तो वो प्रीमियर उस तरीके से ही है। और जब दोबारा से आप अगेन वॉच करते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं। इस तरीके से अगर आपने मेथड तैयार कर लिया पढ़ने का, एक बार कैसे वीडियो को प्रीमियर के साथ देखना, एक उसके बाद प्रीमियर के बाद अगेन वॉच करना, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अंदर तक एनालिसिस हो जाएगा। उस जो भी चीज़ अपने लिए, जिस भी पॉइंट पे अपनों ने वो वीडियो रखी है, तो उसका कंप्लीट एनालिसिस, वर्किंग का कंप्लीट अंदर तक, जड़ों तक एनालिसिस हो जाएगा। तो आपकी हर चीज़ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और देखना जो इंप्रूवमेंट आप में, जैसे नॉर्मल वे में आ रहा है, अगर आप प्रीमियर देख रहे हो उसके बाद दोबारा से नहीं देख रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में 3-4 गुना आपके में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। और इस क्वेश्चन पेपर में तो आएगा ही आएगा, कि क्वेश्चन पेपर में तो जरूरी होता है कि प्रीमियर के साथ तो आप खुद से आंसर देने की कोशिश करते हो कि आपको आंसर देना होता है। और मैं बोलता भी आपको आंसर देना है, क्यों, क्योंकि प्रीमियर के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने पास वीडियो आ जाती है, इसलिए आंसर देना भी होता है। वहाँ पे इतना फोकस नहीं कर सकते आप, क्योंकि आंसर देते हो साथ साथ लाइव चैट के साथ, इतना कंसंट्रेशन नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है। और वीडियो दोबारा देखते हो तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किसमें, अपनी टेक्निक और मेरी टेक्निक के अंदर, कि सर कितना एडवांस सोचते हैं या फिर हम सर से कितना एडवांस सोचने लगे, हमारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट है। जो अपने लोगों के बीच में, मेरे और आप लोगों के बीच में जो गैप है ना सोचने का, उस गैप को आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। तभी जाकर क्या होगा, अपने को सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो ये काम आप लोगों को करना है। समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इस वीडियो को क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है। क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी,